नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र में। ये अवधारणा जो है हमारी फर्स्ट पेपर में भी आ जाती है, इसलिए हम दोनों पेपर से रिलेटेड पढ़ेंगे। शिक्षा और राजनीति क्या है, ठीक है। शिक्षा एवं राजनीति क्या है? राजनीति एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा मानव में विनम्रता, सहनशीलता, विनयशीलता, सहिष्णुता, आत्मबल एवं दृष्टिकोण आदि गुणों का विकास करती है, जबकि राजनीति शिक्षा को सहयोग, सम्मान प्रदान करती है। राजनीति के कर्णधार सामाजिक हित में कार्य करते हैं, ठीक है। जो राजनीति से रिलेटेड लोग होते हैं वो समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार शिक्षा एवं राजनीति एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं तथा दोनों का कार्य व्यक्ति और समाज की उन्नति एवं समृद्धि करना है, ठीक है। और शिक्षा में राजनीति क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र हैं विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय। प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के बीच दो गुट होते हैं। गुट के सक्रिय सदस्य राजनीतिक दांवपेच में अधिक रुचि लेते हैं। सचिन हो गए रुचि। वर्तमान में शिक्षकों एवं छात्रों के गुट राजनीतिक दलों के आधार पर बने हुए हैं तथा इन लोगों का नेताओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखिए, शिक्षा में राजनीति का प्रयोग कैसे होता है? जब छात्र किसी कार्य को करते हैं तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में जो जो रुकावटें आती हैं वो एक तरह से राजनीति उनकी पूर्ति करती है। जैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में देखा होगा आजकल छात्र नेता हो जाते हैं। कौन बनते हैं वो छात्र नेता? वो ऐसे छात्र बनते हैं जो अन्य छात्रों की शैक्षिक क्षेत्रों में मदद करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये राजनीति जो है शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान भी करती है। कैसे? इसको देखते हैं हम। छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, उनका व्यवहार शिष्ट एवं विनयी नहीं रहता, ठीक है, जब शिक्षा में राजनीति की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि वो अब शिक्षक को एक आदर्श टीचर की तरह नहीं देखते बल्कि एक विरोधी की तरह से देखते हैं। वो एक सामाजिक कार्य की तरह से शिक्षा को देखते हैं और शिक्षक को एक सामाजिक समस्या उत्पन्न करने वाले के रूप में वो देखते हैं, ठीक है। अध्यापक वर्ग उठापटक की नीतियों में लगा रहता है। ये अध्ययन अध्यापन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के चक्कर में जो होता है शिक्षण कार्य रुक जाता है। शिक्षा संस्थाओं में दंगे, गोलीबाजी, हत्या आदि जो होती हैं दृश्य सामान्य हो गए हैं, देखे जाते हैं। लोग, बच्चे जो हैं ऐसी हरकतें करने लगे हैं आजकल विद्यालयों में। शिक्षा छात्रों को ना ज्ञान दे पा रही है और ना ही शांति और ना ही समाज के साथ उसका समायोजन स्थापित कर पा रही है। छात्र नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियों से विद्यालयों तथा कक्षाओं का वातावरण इतना गंदा कर देते हैं कि प्रभावशाली एवं अध्ययनशाली बालकों के लिए अध्ययन करना कठिन हो जाता है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है आजकल, ठीक है, विद्यालयों में छात्र नेताओं के कारण से। मुट्ठी भर छात्र नेता बहुसंख्यक छात्र समुदायों को अपनी इच्छानुसार इधर उधर मोड़ते रहते हैं, ठीक है। जो छात्र नेता जो हैं वो बच्चों को अपने इशारों पर चलाते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए उन्हें जो है प्रेरित करते हैं या दंडित करते हैं। रैगिंग वगैरह भी आपने सुना होगा, है ना, ये सब चीजें होती हैं। शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण क्या है? वैधानिक नियंत्रण, जो विधि के द्वारा नियंत्रण है। राजनीति का नियंत्रण जो है वैधानिक रूप से जब शिक्षा पर किया जाता है तो वो वैधानिक नियंत्रण होता है। शैक्षिक रूप से शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आर्थिक नियंत्रण जो होता है, जब धन की या संचय की कमी होती है तो आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से नियंत्रण शिक्षा पर किया जाता है उसके बारे में बात होती है। प्रशासनिक रूप से देखिए, वैधानिक रूप से तो विधि के द्वारा और प्रशासनिक रूप से मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये दोनों शब्द जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है, इन्हें एक साथ नहीं मिलाइएगा। शिक्षा के राजनीतिक संबंधी दृष्टिकोण क्या है? देखिए, 3 प्रकार के दृष्टिकोण शिक्षा से रिलेटेड हैं। पहला है उदारवादी दृष्टिकोण, जो शिक्षा के क्षेत्र में सोचता है। दूसरा है रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जो पिछले अपनी हिस्ट्री के बारे में सोचता है कि जैसा चलता आया है वैसा ही आगे तक होता रहे। एक है समालोचनावादी दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण बहुत जटिल होता है, ये हमेशा हर स्टेप की जो भी शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है उसकी आलोचना करता है, ठीक है।
पढ़ते हैं उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। देखिए, उदारवाद मुख्यतः यूरोप में हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति व औद्योगिक क्रांति की उपज है। इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्र अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है। सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ठीक है। तो उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि छात्र केवल स्वतंत्रता का ही प्रयोग करते हैं या अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से देखना पसंद करते हैं। हॉबहाउस के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? मानवीय विवेक में आस्था। ठीक है। उदारवाद की पहली विशेषता है कि मानवीय विवेक जो है कि इंसान को क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज में छात्रों की आस्था होती है, या बच्चे जो हैं इन चीजों को देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। ठीक है। उदारवादी जो होते हैं वो इतिहास और परंपराओं को नहीं देखते, जो शिक्षा के प्रति नवाचार हैं वो उनको ग्रहण करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो भी प्रथाएं, कुरीतियां जो समाज में गलत हैं, उदारवादी उन सबको नकारते हैं और नई रीतियों को अपनाने के लिए अग्रसर रहते हैं। ठीक है। मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। ये चाहते हैं कि मानव पूरी तरह से स्वतंत्र हो। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन हो, यानी व्यक्ति एक साध्य की तरह कार्य करे, यानी व्यक्ति को हर चीज वो प्राप्त हो जिसकी उसे जरूरत हो, और राज्य उसका साधन हो, यानी राज्य के द्वारा उसे वो सारी चीजें या सारी सुविधाएं उसे प्राप्त हो। समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। ठीक है। उन्होंने समाज को और राज्य को एक संगठन के रूप में समझा। उदारवादियों ने धर्म निरपेक्ष राज्य पर बल दिया है, यानी किसी एक धर्म के विषय में न सोचकर सभी धर्मों को समान इन्होंने माना है। उदारवादियों ने शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध किया है, यानी जो शासकीय होते हैं या मतलब जो हुक्म चलाने वाले या जो शासन करने वाले लोग होते हैं, उनकी इच्छाओं का इन्होंने विरोध किया है और कानून को प्रधानता दी है। ठीक है। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन किया है, यानी जनता और जनमत को इन्होंने मुख्य रूप से माना है या उसका समर्थन किया है। अंतरराष्ट्रीय और विश्व शांति का समर्थन ये लोग करते हैं। इनके प्रकार क्या क्या हैं उदारवाद के? देखिए, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत या नकारात्मक। ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल ये नकारात्मक ही सोचते हैं या अपनी जो परंपरा चली आ रही है उसको वो आगे बढ़ाने की सोचते हैं, ना कि उसमें इम्प्रूवमेंट करने या अपनी नीतियों को बदलने की नहीं सोचते। नेगेटिविटी रहती है कि नहीं, जैसा चला आ रहा है ये वैसा ही रहेगा, इसको बदलेंगे नहीं। ठीक है। सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद। इसमें क्या होता है, जैसे कि कहा गया सकारात्मक, यानी जो पुरानी नीति रीतियां चली आ रही हैं उनको हटाकर या उनको नकार कर सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना इनका कार्य होता है। आधुनिकता को अपनाना इनका कार्य होता है। ठीक है। समकालीन उदारवाद। समकालीन का मतलब है उस समय की जो स्थिति है उसके आधार पर जो उदारवाद कार्य करता है, यानी जैसी भी समाज के द्वारा या वातावरण के द्वारा किसी भी शिक्षा स्तर की या शैक्षिक संस्थान का स्थिति है, उसके कालीन या उसके आधार पर ही उदारवाद का कार्य होता है या स्वतंत्रता उसे प्राप्त होती है। ठीक है। राजनीति को समझने के उपागम क्या क्या है? 2 प्रकार के उपागम हैं। पहला है व्यवहारवादी और दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी। ठीक है। व्यवहारवादी उपागम तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा। व्यवहारवाद का मतलब ही है कि जो भी क्रिया या जो भी कार्य को हम व्यवहार में लाते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का मतलब ये है जो भी हमने व्यवहार किया या स्टेप्स फॉलो किए उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं हुई या उसके बाद के जो बदलाव हुए वो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राजनीति को समझने के उपागम में व्यवहारवादी आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना। ठीक है।
राजनीति को विज्ञान के रूप में विकसित करना, राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंधों की स्थापना करना, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा अर्थशास्त्र जैसे अनुशासनों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। ठीक है। प्रणाली विश्लेषण उपागम के बारे में पढ़ेंगे अब हम। प्रणाली विश्लेषण उपागम या सिद्धांत क्या है? देखिए, समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं और जिन्हें पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको लाइक कीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, प्रणाली विश्लेषण या सिद्धांत क्या है? राजनीति प्रणाली को संकल्पना राजनीति विश्लेषण की देन है। को नहीं होगा यहाँ पर, की होगा। ठीक है। राजनीति प्रणाली की संकल्पना आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की देन है। यानी जो अब वर्तमान में राजनीतिक विश्लेषण चल रहा है उसकी देन क्या है? राजनीतिक प्रणाली। ठीक है। राजनीतिक प्रणाली को एक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है। अतः प्रक्रिया एवं प्रणाली को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। प्रक्रिया उन क्रियाओं की श्रृंखला है जो किसी स्थिति में परिवर्तन लाती हैं, जैसे धूप, वर्षा, जलवायु आदि। ये परस्पर एक दूसरे पर क्रिया करते हैं। किसी भी पर्यावरण में जिस ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है उसे प्रणाली कहते हैं। ठीक है। जैसे कि प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस तो चलता रहता है हमेशा। ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो विशेष कार्य किया जा रहा है। ठीक है। जैसे कि इसमें इन्होंने बताया धूप, वर्षा, जलवायु आदि क्या है? ये प्रक्रिया है। ठीक है। लेकिन इन प्रक्रियाओं के लिए जो कार्य किया जा रहा है, यानी जो धूप हो रही है उससे रिलेटेड बचने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसका आनंद लेने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं उनको हम प्रणाली का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो ये प्रक्रिया को जब प्रणाली में बदला जाता है तो ऐसी विशेष प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जिससे उन्हें प्रणाली की संकल्पना कहा जाता है। यह एक विश्लेषणात्मक संकल्पना होती है, यानी इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं कि धूप से हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानियां हो रही हैं, इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। धूप की कहाँ जरूरत है, कहाँ इससे हमें बचाव करना है। ये जो प्रक्रियाएं हम इन प्रक्रियाओं को करने के लिए जो विशेष स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ये होती हैं प्रणालियां। ठीक है। कहाँ हमें धूप की जरूरत है, कहाँ हमें छाया की जरूरत है, कहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि उन्हें धूप प्राप्त होती रहे, है ना। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो सूर्य की तरफ फेस वाली हो, सन फेस हो, या ये सारी चीजें जब ध्यान में रखते हैं ना तो ये हमारी प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण के साधन। क्या क्या साधन है? पहला साधन है हमारा राजनीतिक समाजीकरण का परिवार। हमने समाजीकरण का पहला स्टेप परिवार ही बताया, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण होता है सबसे पहले उसके परिवार से होता है। उसकी माता उसकी प्रथम अध्यापिका होती है, प्रथम शिक्षक होती है। ठीक है। साथ ही जितने भी घर के रिलेटिव्स होते हैं उसके माता पिता के अलावा उसके भाई बहन, उसके दादा दादी, चाचा चाची, ये सब जो हैं उसका समाजीकरण में विशेष सहयोग करते हैं। ठीक है। शैक्षिक संस्थाएं सेकंड स्टेप पे आ गया। जहां पर वो पढ़ने जाता है वहां से वो समाजीकरण सीखता है। बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से रहना है, किसे मित्र बनाना है, किसे शत्रु बनाना है। शत्रु तो बनाना कोई नहीं सीखता खैर, लेकिन किसके साथ मित्रता रखनी है ये सब सारे बच्चे सीखते हैं ना। कौन बच्चों का दोस्त है, किससे वो बोलना पसंद करते हैं, किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, ये सारा समाजीकरण उसका शैक्षिक संस्थाओं से होता है। कुलीन वर्ग ये भी राजनीतिक समाजीकरण का एक साधन होता है। कैसे? राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, अच्छे वर्ग के, मतलब धनी या संपन्न परिवार के बच्चे होते हैं, उनका समाजीकरण दूसरी स्थितियों में, अलग विशेष परिस्थितियों में होता है। ठीक है। तो कुलीन वर्ग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में। कार्य एवं नौकरी अनुभव, जो कार्य है या नौकरी का एक्सपीरियंस है
वो भी इस चीज में विशेष महत्व निभाता है। जन संचार साधन या जन प्रसार साधन जो हैं वो भी समाजीकरण का एक साधन है। राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष संपर्क समाजीकरण का साधन है। ठीक है। उपयोगिता क्या है समाजीकरण की, राजनीतिक समाजीकरण की? राजनीतिक समाजीकरण समाज में सजग नागरिकता, सांस्कृतिक प्रसारण, राजनीतिक व्यवस्था के लिए समर्थन, राजनीतिक प्रक्रिया में स्थिरता और परिवर्तन और सत्ता के लिए औचित्यपूर्णता का एक साधन या स्रोत होता है। ठीक है। समरूप राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्थाओं का स्थिरता और उनके इच्छित विकास का स्रोत होता है। राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का कुशल और सक्रिय सदस्य बनाने का कार्य करती है। यह वह साधन है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा और परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण से क्या होता है, संस्कृति जो है वो बनी रहती है या फिर उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो समाजीकरण के द्वारा या राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन के अध्ययन के लिए राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन एक बड़ा महत्वपूर्ण और आशाजनक दृष्टिकोण है। एक नए देशों के आगमन, संचार साधनों में निरंतर वृद्धि ने और तकनीकी विकास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों के प्रभाव ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं जिनमें कि झुकाव बनाने वाले पुराने साधन अब उचित नहीं रहे हैं। ठीक है। नए देशों के आगमन ने और संचार साधनों ने वृद्धि की है। ठीक है। जिससे कि झुकाव या पुराने साधन जो हैं वो कार्य नहीं करते हैं। अब परंपरागत सामाजिकरण संरचनाओं के लिए अब नए साधनों को प्राप्त करना आवश्यक हो गया है या नई नई चीजों को सीखना समाजीकरण में आवश्यक हो गया है। ठीक है। राजनीतिक समाजीकरण के अध्ययन में व्यक्ति और उसके राजनीतिक व्यवहार, मूल्यों और क्रियाओं पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों का परीक्षण भी शामिल होता है। एक व्यवस्था के लोगों की राजनीतिक भागीदारिता और स्तर प्रकृति के विषय में यह धारणा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है कि इसका उपयोग राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है। शासक वर्ग के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण का उपयोग अपनी नीतियों, योजनाओं और कार्यों के लिए समर्थन जुटाने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है। यानी शासक वर्ग जो है उसके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण का प्रयोग नीतियां, योजनाएं बनाने के लिए या समर्थन जुटाने के लिए किया जा सकता है। तो राजनीतिक समाजीकरण जो है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षा जो है इन राजनीति की पूरक मानी जाती है। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।